ओके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य और मैं पढ़ता हूँ ट्रिपल आईटी श्री सिटी के कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। और पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट करा था अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर वाला चैप्टर। उसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहे थे हम। और पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दिया था शॉर्ट आंसर टाइप, सॉरी, हमने कंप्लीट कर दिया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 1 एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 2। आज के लेक्चर में हमारा एम यही है कि हम कंप्लीट कर ले शॉर्ट आंसर टाइप जितना हो सके, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जितना हो सके हम उतना करेंगे, आराम आराम से, धीरे धीरे से, समझते हुए सब कुछ। ठीक है, तो उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप का। तो क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड द आयुपैक नेम ऑफ ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल बेसिकली होता है हमारा एक ट्रायोल होता है इसके साथ। ठीक है, अब तुम्हें इस चीज का आयुपैक नेम बताना है। आयुपैक नेम बताना है इस चीज का, बहुत ज्यादा सिंपल है। नोमेनक्लेचर इसका कर लो, 1 2 3 नंबरिंग हो गई इसकी। तो ये तो हो गया प्रोपेन, 1 2 3 तीनों में अल्कोहल वाला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगाए, राइट। और ये बेसिकली बन जाएगा ट्रायोल। ठीक है, तो यही अगर हम देखें तो हमारा जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल इज अ ट्रायोल। ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर बनाया है हमने, ये ग्लिसरॉल ही है। ठीक है, अब ये जो ग्लिसरॉल वाला स्ट्रक्चर है, अगर हम इसमें देखें तो ये उसका स्ट्रक्चर है और ये जो चीज है इसका आयुपैक नेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें देना है आयुपैक नेम पहले इस कंपाउंड का, फिर हमें देना है इस कंपाउंड का आयुपैक नेम। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो कंपाउंड ए जो है, कंपाउंड ए का स्ट्रक्चर है ये 5 6। यहां पर एक कार्बन है, यहां पर एक OH है। अब यहां पर देखो C2H5 है, यहाँ CH3 है, और यहां पर भी एक OH है। ठीक है, अब हम नंबरिंग में हमें फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो फंक्शनल ग्रुप, अगर एक अल्काइल ग्रुप है और हमारा OH ग्रुप है, तो हमारा जो OH ग्रुप है ये हमेशा हमारा फंक्शनल ग्रुप बनेगा। ठीक है, और ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स बनेंगे। ठीक है, अब अगर हम नंबरिंग करें, मतलब फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोएस्ट नंबरिंग मिलना चाहिए, तो हमारा नंबरिंग ये होगा। ठीक है, अब अगर हमारा नंबरिंग ये है, तो अब देखो मीथाइल है, सॉरी नीटली लिख देते हैं, मीथाइल है, इथाइल है, और ये हमारे ओ है OH, तो ऑल के फॉर्म में आ जाएंगे। अब हमें बेसिकली क्या करना है, हमें इसमें लिखना है, इसको लिखना है हमें इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आएगा, फिर मीथाइल आएगा सब्स्टिट्यूएंट्स में, राइट। सो 3 पे इथाइल है, 5 पे मीथाइल है। ठीक है, और हेक्सेन 2,4 डायोल है। दैट इज द आयुपैक नेम ऑफ ए। ऑलराइट, उसी के साथ अब अगर हम बी देखें, ठीक है, तो बी में एक्चुअली क्या है, बी हमारे पास हमारा जो साइक्लोहेक्सेन है ये है, एक उसमें NO2 ग्रुप लगा है और एक उसमें OCH3 ग्रुप लगा है। और राइट, एक उसमें NO2 ग्रुप लगा है और एक उसमें OCH3 ग्रुप भी लगा हुआ है। ओके, अब अगर हम देखें इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, तो अब हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होगा और हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। ठीक है, तो ये तुम क्लियरली देख सकते हो, दिस इज एक्चुअली ईथर। अगर हम देखें, ये एक R है और ये एक R डैश है, तो दिस इज एन ईथर। अब ईथर का नोमेनक्लेचर में क्या करते हो तुम, बड़े वाले को मेन कंसिडर करते हो और छोटे वाले को वो कर देते हो। ठीक है, तो नंबरिंग छोटे वाले उससे स्टार्ट कर लो, यहां से 1 2 3। ठीक है,
तो यहां पर तुम्हारे पास 1 पे तो मेथॉक्सी है, ओके। फिर देख लो तुम 3 पे क्या है, 3 पे नाइट्रो वाला ग्रुप है, तो 3 पे नाइट्रो है। देखो मैं साइमल्टेनियसली से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी लिख रहा हूँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाली चीज याद रखना है, ठीक है तुम्हारे को। और फिर क्या है मेरा, फिर ये मेरा साइक्लोहेक्सीन ही बचा हुआ है, तो दिस इज मेरा 1 मिथॉक्सी 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। 1 मेथॉक्सी 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन इज द IUPAC नेम ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। 24th क्वेश्चन अगर हम देखें, ठीक है, 24th क्वेश्चन का फिर से हम IUPAC नेम पूछ रहा है, और इस बार कंपाउंड है ये, इस बार ये है हमारा कंपाउंड, राइट। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो कंप है हमारा, इसमें हमारा सबसे लॉन्ग चेन क्या होगा, ठीक है। तो हमारा जो सबसे लॉन्ग चेन होगा वो ये होगा, 5 कार्बन का जो चेन है, ठीक है। अब नंबरिंग कैसे होगी, तो नंबरिंग के केस में हमारा ऑब्वियसली ये चीज जो है हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबरिंग मिलनी चाहिए। सो इसका नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5, ओके। 1 2 3 4 5 यहां से ऐसा नंबरिंग होगा उसका, ठीक है। 3 पे क्या है, मीथाइल है, 3 पे क्या है, मीथाइल है, ठीक है। पेंट 2 ईन है, और अगर हम देखें 1,2 पे OH है, मतलब डोल है, मतलब डायोल, 1,2 डायोल। तो ये हमारा IUPAC नेम हो गया इस कंपाउंड का, ठीक है, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं 25th क्वेश्चन। नेम द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स इन वाटर, ठीक है। तो अब देखो, सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर दो मेजर चीजों पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, राइट, ओके। तो सोल्यूबिलिटी दो मेजर चीजों पे डिपेंड होता है, ठीक है। और वो दो मेजर चीजें बेसिकली है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हमारा अल्काइल अराइल ग्रुप साइज, ठीक है। तो इन दोनों चीजों पे जो है हमारा सोल्यूबिलिटी डिपेंड होता है, ठीक है। अब बेसिकली लॉजिक ये है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पता है, राइट। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा एटम्स के बीच में, अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा, तो फिर क्या होगा, वो ज्यादा सोल्यूबल होगा, ठीक है। सो मोर एच बॉन्डिंग बिटवीन मोर एच बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, मोर सोल्यूबिलिटी, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले पार्ट पे, जो कि है अराइल और अल्काइल ग्रुप के साइज के बारे में। तो अगर हम देखें ज्यादा अगर अल्काइल वो होगा, बेसिक लॉजिक ये है, ठीक है। साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, मतलब देखो जो ये हम ROH बोलते हैं, राइट। तो ये जो R है ये हमारा अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो तुम यही सोच लो कि जहां पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वहां पर तुम देखोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा 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 दिखता है, ठीक है। एंड उसका सिंपल लॉजिक ये है कि कंपाउंड छोटा है तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स घुस सकते हैं उधर। अगर अब बड़ा मॉलिक्यूल घुस गया, तो बड़ा मॉलिक्यूल घुसेगा तो फिर कैसे ज्यादा कंपाउंड नहीं घुस पाएंगे, एक वो बड़ा मॉलिक्यूल ही ज्यादातर स्पेस खाएगा, ठीक है। वेरी लेमन लॉजिक, बट ऐसे वो चलता है, ठीक है। तो फिर अब उस हिसाब से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगा तो वो अपनी तरह से सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करेगा। तो 25th क्वेश्चन बेसिकली जो पूछ रहा है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स इन वाटर दो है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स वाले दो है। 26th क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है व्हाट इज अ डीनेचर्ड अल्कोहल, ठीक है। तो अब हमें पता है कि अल्कोहल के बहुत सारे सर्टेन प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। और जनरली अल्कोहल को जो है ज्यादातर एक्सटेंसिवली लिकर उसके वो यूज होता है, ठीक है, जो कि एक डेंजरस चीज है,
तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम जो हमारा नॉर्मल अल्कोहल होता है उस पे हम ऐड कर देते हैं थोड़े से कुछ सब्सटेंसेस। मान लो जैसे कॉपर सल्फेट या पिरिडीन या एसीटोन, हम ऐसे चीजें ऐड कर देते हैं ताकि जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है उसको लोग ना पिए। मतलब जो अल्कोहल का टेक्निकल इफेक्ट है हम वो कम कर रहे हैं, क्योंकि लोग फिर इसे पिएंगे नहीं, राइट। और वो क्या करेगा, दैट विल रिड्यूस द इनटेक ऑफ अल्कोहल एज लिकर्स विच विल प्रिवेंट पीपल फ्रॉम कॉजिंग डैमेज टू देमसेल्व्स। तो इसी चीज को, जहां पर हम अल्कोहल के वाइटल प्रॉपर्टीज निकाल देते हैं और फिर जो बचा रहता है उसको हम बेसिकली बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं 27th क्वेश्चन के बारे में। तो सजेस्ट रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। ठीक है, तो कन्वर्जन के लिए देखो, ये बेसिकली एक सेकेंडरी अल्कोहल है जो कि एक कीटोन बन रहा है। अब अगर मैं दिखाऊं पिछले लेक्चर में, क्या पिछले लेक्चर में हमने ये वाला जो चार्ट है ये डिस्कस किया था कि 1 डिग्री अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होगा तो एल्डिहाइड देगा, ठीक है, और 2 डिग्री अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होगा तो कीटोन देगा। ठीक है, अब बेसिकली तुम्हें मेक श्योर करना है डबल बॉन्ड ज्यादा इफेक्ट ना हो, और जो तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल यहां बना है वो हमारा कीटोन बन रहा है, तो तुम बेसिकली यहां पर उसका ऑक्सीडाइजेशन करा रहे हो। ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन। अब ऑक्सीडाइजेशन तुम क्या यूज करोगे, तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो 27th क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये बेसिकली हमें बनाना है ये। तो 20 मतलब पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। अगर हम थोड़ा ऊपर जाएं और हम हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखें, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमने देखे थे बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, जिसमें से हमने पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के बारे में बहुत बात करी थी, क्योंकि वो हमने बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करा था। ठीक है, तो तुम यहां पर बेसिकली फिर तुम पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को भी यूज कर सकते हो। सॉरी, पहले पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट तुम इसको यूज कर सकते हो, और वो बेसिकली क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ये जो चीज है ये डज नॉट अफेक्ट द डबल बॉन्ड। ये डज नॉट अफेक्ट द डबल बॉन्ड। ठीक है, डज नॉट अफेक्ट द डबल बॉन्ड। तो ये हमारा 27th क्वेश्चन हो गया। अब अगर हम बात करें 28th क्वेश्चन की, आउट ऑफ 2 क्लोरोएथेनॉल एंड एथेनॉल विच इज मोर एसिडिक एंड वाई। ठीक है, तो तुम्हारे पास है एथेनॉल और तुम्हारे पास है 2 क्लोरोएथेनॉल। अब ये हमने एक्चुअली बहुत बार डिस्कस कर दिया है विच इज मोर एसिडिक पिछले लेक्चर में, तो यहां पर मैं थोड़ा इस क्वेश्चन को जल्दी गो थ्रू कर दूंगा। तो बेसिकली क्या है, हम पहले इसके आयन बना देता है ऐसे। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि वो आयन ज्यादा स्टेबल कहाँ है। अब जो हम ये हमारा Cl ग्रुप है, ठीक है, ये है एक माइनस आई ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचेगा, मतलब कि ये जो चीज है दिस इज मोर स्टेबल। अब जितना ज्यादा स्टेबल हमारा कॉन्जुगेट बेस उतना ज्यादा एसिडिक हमारा अल्कोहल, तो दिस इज मोर एसिडिक। सिंपल, बात खत्म। हमने अच्छा खासा वो कर लिया था इसे। ठीक है, 29th क्वेश्चन बेसिकली अब ये बोल रहा है विच इज अ फॉल विच ऑफ द सजेस्ट रिएजेंट, सॉरी सजेस्ट रिएजेंट दैट कैन कन्वर्ट एथेनॉल, जो कि ये है, टू एथेनॉल। अब देखो यहां तुम्हें क्लियरली दिख रहा है ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज कर लो। तो पिछले लेक्चर में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 2 में देखा था कॉपर एट 573 केल्विन वर्क्स। ठीक है, एनहाइड्रस Cr2 CrO3 वर्क्स।
एंड जो हमने आज भी देखा था पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का एक्चुअली एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है पीसीसी। ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो तुम पीसीसी भी यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो बोल रहा है राइट अ रिएजेंट टू कन्वर्ट एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आती है। हमने देखा था एसिडिफाइड KMnO4 को, और पहले के लिए तो मैंने आपको बोला था कि जब तक हमारा हैलाइड्स है तुम ये अज्यूम करके रहो कि जो हमारा ये है OHOS डाल देगा। ठीक है, लेकिन अब हम अगर बात करें, ठीक है, अगर मैं 30th क्वेश्चन की बात करूं तो ये बोल रहा है हमारे को एथेनॉल को बनाना है एथेनोइक एसिड डायरेक्टली। ठीक है, बीच में कोई वो नहीं है, नहीं तो तुम क्या करो उसको, एथेनॉल को बीच में कन्वर्ट कर दो एथेनॉल में, और एथेनॉल को फिर कन्वर्ट कर दो एथेनोइक एसिड में। लेकिन वो बोल रहा है तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तो अब तुम क्या करोगे, तुम बेसिकली इसको डायरेक्ट करोगे, और इसको डायरेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं एसिडिफाइड KMnO4। ठीक है, तो एसिडिफाइड KMnO4 जो है वो एथेनॉल को डायरेक्टली एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, ओके, अब हम आ जाते हैं 31st क्वेश्चन पे। इसको स्क्रॉल कर दो, इसको भी स्क्रॉल कर दो। ठीक है, तो 31st क्वेश्चन बेसिकली मेरे को ये बोल रहा है आउट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल विच इज मोर वोलेटाइल एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, अब वोलेटाइल मतलब हमें पता है, अगर आपने कभी भी H2SO4 का जार खोला है केमिस्ट्री लैब में तो आप देखोगे कि जो ये जार है, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूं एक जार है और इसमें है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो जब भी आप एक जार ओपन करते हो तो आपको दिखता है ये फ्यूम्स की तरह कुछ बाहर आता रहता है, फ्यूम्स की तरह। ठीक है, तो उसी को हम बेसिकली बोल देते हैं वोलेटाइल। ठीक है, कि वो फ्यूम्स की तरह बाहर आ रहा है। अब अगर हम देखें पैरानाइट्रोफिनोल और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में क्या है, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, दिस इज ऑर्थोनाइट्रो, तो मैं खाली O लिख रहा हूं। और पैरानाइट्रो चीज का जो स्ट्रक्चर होगा होगा ये। अब देखो, अब कोई भी चीज बाहर कब आएगी, जब उसके साथ उसका अपने आसपास की चीजों के साथ बनता नहीं है तो वो एक ग्रुप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये रियल लाइफ में हमने देखा है। अब अगर हम देखें तो अगर हमारा जो ये OH है, ठीक है, या ये NO2 है, ये अगर दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ ज्यादा वो करेंगे, ठीक है, ज्यादा एक दूसरे के साथ वो करेंगे तो वो कम आएगा। मेरा मतलब ये है कि देखो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग खुद के अंदर हो रही है ना, जब वो ऑर्थो पोजीशन पे है। लेकिन जब वो पैरा पोजीशन पे है तो ये जो H है ये किसी और कंपाउंड के पैरा पोजीशन वाले नाइट्रो के साथ करेगा, और ये जो है ना ये किसी और कंपाउंड के उसके साथ करेगा, फिनोलिक ग्रुप के साथ। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये अपने आप में ही कर रहा है। तो इसको हम बोल देते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये कर रहा है दूसरे ग्रुप्स के साथ, तो उसको हम बोल देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जब इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो ये ऐसे होगा। ठीक है, मान लो ये एक बहुत बड़ा कंपाउंड है, इसमें ये है, तो जब इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो वो ऐसे होगा। ठीक है,
या फिर वो मान लो ये रहा, ये रहा। ठीक है। अब इसी तरह मैं दूसरे साइड में तुम्हें दिखा देता हूं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो ये ऐसे हो जाएगा, मान लो हम इसके बीच में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहे हैं। ठीक है, मान वैसा नहीं। तो अब देखो ये आपस आपस में है और ये एक दूसरे को पकड़ के रख रहे हैं। अब अगर ये चीजें जो जी ये हैं, ये एक दूसरे को पकड़ के रख रहे हैं, तो ये इतने इजीली बाहर नहीं आएंगे, है ना। क्योंकि इन्होंने कंपाउंड के कंपाउंड को पकड़ के रखा और इन्होंने बहुत सारी बॉन्डिंग्स बना दी है, तो ये एक तरह से फिट हो गए उधर। इसने क्या है, इसने अपने आप में बॉन्डिंग्स बनाए हैं, है ना, इंट्रामोलिक्यूलर में अपने आप में बॉन्डिंग बनाया है। तो इनका निकलना ज्यादा इजी है, क्योंकि इनका क्या है, किसी और के साथ उतनी बनती नहीं है। यहां पर सबका एक दूसरे के साथ बन रहा है ना। तो ये इतना इजीली निकलेगा नहीं फ्यूम्स के फॉर्म में, लेकिन दूसरा जो इंट्रामोलिक्यूलर वाला है वो फ्यूम्स में निकल जाएगा। बस अब वो फ्यूम्स में इसीलिए निकल जाएगा, तो हम बोल सकते हैं जो ऑर्थो है वो फ्यूम्स में ज्यादा इजीली निकल जा रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज मोर वोलेटाइल। ठीक है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल बिकॉज इट शोज, क्या दिखाता है, आपस में अपने आप में वो क्या होता है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं हो रहा है, बेसिकली हम बस बोल रहे हैं कि हमारा दो तरीके के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर एंड इंटरमोलिक्यूलर। इंट्रामोलिक्यूलर मतलब वो खुद के साथ कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि ऑर्थो पोजीशन में मैंने ब्लैक पेन से दिखा रखा है। और इंटरमोलिक्यूलर मतलब वो दूसरे कंपाउंड्स के साथ कर रहा है। अब इंटरमोलिक्यूलर में क्या है, वो अपने साथ और भी कंपाउंड्स को पकड़ के रखा है, तो वो इतना इजीली तो निकलने वाला नहीं है। ठीक है। इंट्रामोलिक्यूलर में क्या होता है, वो उसने अपने आप को ही पकड़ रखा है, उसने किसी और को पकड़ नहीं रखा है, तो वो क्या होगा, अपने आप आराम से निकल जाएगा। निकल जाने से मेरा मतलब क्या है, वो फ्यूम्स की तरह बाहर आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं इंट्रामोलिक्यूलर में फ्यूम्स की तरह बाहर आने में वो ज्यादा इजी है कंपेयर टू इंटरमोलिक्यूलर, है ना। और इसीलिए हम बोल रहे थे कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है वो ज्यादा वोलेटाइल है। क्यों? क्योंकि इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है उधर। ठीक है, बस यही है। अब आ जाते हैं हम 32nd क्वेश्चन पे। तो 32nd क्वेश्चन बोल रहा है, आउट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोक्रेसॉल विच इज मोर एसिडिक। ठीक है। तो अगर मैंने मैंने आपको बोल रखा था ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को याद करो, मतलब फिनॉल को याद करो, ऑर्थो पे तो नाइट्रो डाल दोगे तुम। ठीक है। या फिर क्रेसॉल, अब क्रेसॉल का स्ट्रक्चर था टाउलिन और ऑर्थो पोजीशन पे हमारा ओ एच आ रहा है। ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो हमें देखना है विच इज मोर एसिडिक। ठीक है। अब एसिडिक देखने के लिए हमें बेसिकली क्या करना है, उसको वापस वही चीजें जो हमने पहले कर रखी थी, मतलब तुम्हें ये करना है कि उसको आयोनाइज कर दो और इसको भी आयोनाइज कर दो। ठीक है। एक बार तुमने दोनों को आयोनाइज कर दिया तो फिर तुम स्टेबिलिटी चेक कर लो इसका। ठीक है। एक बार तुमने दोनों को आयोनाइज कर दिया, तुम उन दोनों का स्टेबिलिटी चेक कर लो। अब स्टेबिलिटी चेक करने में तुम क्लियरली ये देख सकते हो कि जो हमारा NO2 है वो एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, हमारा जो CH3 वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। दिस इज मोर स्टेबल। अब क्योंकि ये है ज्यादा स्टेबल है, तो ये जो चीज है दिस इज मोर एसिडिक। ठीक है, दैट्स ऑल, दैट इज द लॉजिक। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 33 इज बेसिकली टेलिंग, ठीक है, कि व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर अ व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड, गिव द स्ट्रक्चर एंड द नेम ऑफ द कंपाउंड दैट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है। तो
हमने बेसिकली पिछले लेक्चर में और उससे पहले भी हमने देखे थे टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, जहां पर हमने पढ़ा था कि ब्रोमीन जो है वो बॉन्डेड उसमें जाके लग जाता है, डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्ड उसमें, राइट। सेम चीज यही हो रहा है। अब ब्रोमीन वाटर इज नथिंग बट Br+H2O वाले टाइप उसमें हो रखा है। ओके, तो ये है हमारा ब्रोमीन का वाटर, ठीक है। तो ये हमारा फिनॉल है। अब ये हो रहा है हमारा Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर के साथ। तो एक काम करो, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ फिनॉल को, ठीक है। ऐसे खोल के बना दिया मैंने, उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर नहीं बनाया। तो अब क्या होगा, अब हमारा ब्रोमीन आएगा और वो इधर भी लग सकता है, वो इधर लगे भी लग सकता है, या और वो इधर भी लग सकता है। अब ब्रोमीन वाटर के साथ खासियत ये है कि वो ना तीनों जगह जाके लग जाता है। ठीक है, ब्रोमीन वाटर के साथ यही खासियत है। तो ब्रोमीन वाटर के साथ जो प्रोडक्ट मिलता है तुम्हें, वो एक्चुअली तुम्हें ये मिलता है कि ये OH है, यहां पर Br आ जाता है, यहां पर Br आ जाता है, और यहां पर Br आ जाता है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो फिर इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है ना, वो एक्चुअली ये है, दिस इज द व्हाइट प्रेसिपिटेट। ओके, और फिर अब तुम्हें इसका नाम लिखना है, क्योंकि इसने इन्होंने बोला गिव द स्ट्रक्चर एंड द नेम ऑफ द कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड। स्ट्रक्चर तो ये है, नेम में अगर हम नेम लिखने की कोशिश करेंगे तो नेम होगा 246। ठीक है, क्योंकि वन तो ये होगा, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इसका नेम होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। 2,4,6 tribromophenols is the answer for this question. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 34 पे। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी एंड गिव अ सुटेबल एग्जांपल, सुटेबल एक्सप्लेनेशन। ओके, तो अब हमें वापस वही चीजें करना है। मेन ये है कि हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए फिनॉल का, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का और ऑर्थोक्रेसॉल का जो स्ट्रक्चर है, हमें वो उसका आइडिया होना चाहिए। ऑलराइट, तो अब अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 34 पे फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या है, फिनॉल का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर है ये। ऑर्थोक्रेसॉल, ऑर्थोक्रेसॉल का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में है ना, इन दोनों के बीच में अगर हम, अच्छा हमने डिस्कस कर रखा है लेकिन फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मान लो बन जाता है ये क्या बनेगा, ये बनेगा सेम चीज ही बनेगा, बट क्या होगा, एक NO2 ग्रुप है, सॉरी NH3 क्यों लिखा मैंने, ठीक है। और ये बेसिकली बन जाएगा CH3 ग्रुप बन जाएगा। ओके, अब अब तुम्हें देखना है जो ये फिनॉक्साइड आयन बना है उसकी स्टेबिलिटी देखनी है तुम्हें, ठीक है। और उसकी स्टेबिलिटी देखने में अब तुम क्या देखोगे कि तुम देखोगे एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और एक नॉर्मल है। विथड्रॉइंग ग्रुप चार्ज का पावर कम करता है, ये चार्ज का पावर बढ़ा देता है, और चार्ज जैसे न्यूट्रल रहता है इधर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो ये हुआ और सबसे कम एसिडिक ये हुआ, क्योंकि स्टेबिलिटी वाइज अगर हम स्टेबिलिटी की नंबरिंग करें तो दिस विल बी 1, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3। अब जो ऑर्डर स्टेबिलिटी का होता है वही ऑर्डर हमारे एसिडिटी का होता है या एसिडिक स्ट्रेंथ का होता है। तो देयरफॉर इट विल बी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिर आएगा खाली फिनॉल, और फिर आएगा ऑर्थोक्रेसॉल, ठीक है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिर खाली फिनॉल, फिर ऑर्थोक्रेसॉल आ जाएगा।
ओके, अब आ जाते हैं हम 35th क्वेश्चन पे। तो 35th क्वेश्चन बेसिकली बोल रहा है अल्कोहल रिएक्ट्स विद एक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम पोटेशियम टू गिव अ करस्पॉन्डिंग alkoxides. Write down the decreasing order of reactivity of sodium metal towards primary, secondary and tertiary alcohol. ठीक है। अब बेसिकली ये जो चीजें हैं ये बेसिक दिखाता है एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। ठीक है। और एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल क्यों होता है? वो होता है क्योंकि जो OH बॉन्ड है वो है पोलर। ठीक है, लिख देते हैं। ठीक है, सो ROH है, राइट। तो ROH का अगर हम देखें, जो ये चीज है OH बॉन्ड है, दैट इज पोलर। OH बॉन्ड इज पोलर। अब अगर हमारे पास ये जो OH बॉन्ड पोलर है, तो जो भी ये हमारा प्लस आई ग्रुप है ये पोलैरिटी रेड्यूस कर देगा उसका। ठीक है, सो ऑल द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ठीक है, इन reduces the polarity. All the electron donating group reduces the polarity. ठीक है, अब जितना ज्यादा ग्रुप उतना कम पोलैरिटी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जितना ज्यादा ग्रुप उतना कम पोलैरिटी, एंड more the alkyl groups, more the groups, more the electron donating groups, lesser the polarity. तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? इससे अगर हम बोले ROH, R ROH, R ROH, ठीक है, पोलैरिटी वाइज में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा A है, B है, C है, दिस विल हैव द हाईएस्ट पोलैरिटी एंड दिस विल हैव द लीस्ट पोलैरिटी। ठीक है, तो हाईएस्ट पोलैरिटी के साथ सोडियम रेडिली रिएक्ट करता है। नो रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम या पोटेशियम एक्सक्यूज मी, रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, राइट। तो रिएक्टिविटी इज 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। ठीक है, अब मैंने जो ये पूरी बात आपको समझाई, ठीक है, कि हमारा जो OH बॉन्ड है वो पोलर है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पोलैरिटी कम करते हैं, तो ज्यादा ग्रुप्स होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, मतलब लेसर पोलैरिटी होगी, जो कि मैंने आपको यहां दिखाया 1 2 3 के एग्जांपल से। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है ना। 1 डिग्री में एक ही ग्रुप है, 2 डिग्री में 2 डोनेटिंग ग्रुप है, 3 डिग्री में 3 ग्रुप है। ठीक है, तो अब ये तो उसका टेक्निकल टर्म्स हो गया। उसी चीज को हम अभी तक करते आ रहे हैं, ये कह के कि इसको बना दो RO माइनस, इसको बना दो RCRO माइनस, और इसको बना दो RCRRO माइनस। अब बताओ स्टेबिलिटी क्या होगी? R क्या है? अल्काइल ग्रुप्स है, ठीक है, R अल्काइल ग्रुप्स। अब देखना, जो तुमने ये चीज करी है ना, जो भी ये ऑर्डर आएगा, ऑर्डर सेम फॉर स्टेबिलिटी। तो अब तक हम जो भी करते आ रहे हैं ना, हम यही चेक कर रहे हैं, पोलैरिटी का ही खेल खेल रहे हैं हम। बस अब तक हमने उस लॉजिक से किया कि जीओसी साइड में ज्यादा इजियर वो करने के लिए, कि इसका बताओ कि इसमें चार्ज कितना है, चार्ज किसमें कम है, चार्ज किसमें ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल हम पोलैरिटी के साथ ही खेल रहे थे पूरे टाइम ऑनवर्ड्स। ओके, तो उसी के साथ अब अगर हम देखें तो बेसिकली रिएक्टिविटी क्या होगा? एसिडिटी, एसिडिक उसके साथ, अब जितना ज्यादा एसिडिक उतना ज्यादा रिएक्टिव। अब अगर हम अपना पुराना लॉजिक लगा इस क्वेश्चन से पहले वाला, तो RO माइनस सबसे ज्यादा एसिडिक है ओवर हियर,
तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी उसी के साथ होगी, 1 डिग्री के साथ, फिर 2 डिग्री के साथ, फिर 3 डिग्री के साथ, जो कि हमारा ऑर्डर हमने यहां से डिराइव करा है। ठीक है, तो ये दो अप्रोच दिखाया मैंने आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, कायदे से एक ही चीज कर रहे हैं, पर दो अलग अप्रोचेस की तरह आप समझ सकते हो इसे। ठीक है, what happens when benzene diazonium chloride is reacted with water? ठीक है, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड 36 क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बेसिकली होता है ये, क्या मैं नीचे बना देता हूं, NCl। ठीक है, N2Cl प्लस माइनस के साथ। ओके, ये हमारा जो डायजोनियम सॉल्ट था, याद है डायजोनियम सॉल्ट पढ़ा था हमने जब हम अमाइन लेते हैं, सॉरी, जब हम एक अमाइन लेते हैं, अमाइन को रिएक्ट करते हैं NaNO2 HCl के साथ, तो ये बेसिकली एक डायजोनियम सॉल्ट बनता है। याद है ये पार्ट, राइट? वही है। तो इस सॉल्ट पे पिछले लेक्चर में हमने देखा था, जब हम ये सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, N2+Cl-, और हम इस पे क्या कर देते हैं, हम इसमें डाल देते हैं H2O, तो हमें क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है, और N2 तो बाहर आ रहा है। इसी के साथ एक और प्रोडक्ट आता है जो होता है HCl। ठीक है, तो ओवरऑल जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है 36 क्वेश्चन का, वो तो ये है। ठीक है, जो ये डायजोनियम सॉल्ट पे वाटर डाल के हमें मिल रहा है। ओके, तो ये तो 36 क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं हम 37 क्वेश्चन के बारे में। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। ठीक है, अब यहां पर बात क्या याद रखने वाली है, देखो 37 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, और उसमें पहले आ रहा है ये, दूसरा आ जा रहा है ये, तीसरा आ जा रहा है ये। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये H निकाल दूंगा और उसकी जगह मैं डाल दूंगा माइनस चार्ज। ठीक है, मैं डाल दूंगा माइनस चार्ज। अब तुम्हें बेसिकली क्या करना है, तुम्हें देखना है यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है और किसका कम है। ठीक है, तो अगर हम बेसिकली देखें इन दोनों के बीच में देख लो, तो यहां पर हमने जो अभी पोलैरिटी वाली चीज पढ़ी थी, अल्काइल ग्रुप है एक R, वो माइनस चार्ज को बढ़ा देगा, क्योंकि R क्या है, R इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो मैं वो लिख देता हूं इधर, R इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, और हमने एक और चीज पढ़ा था कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है, वो हमारे जो डबल ट्रिपल बॉन्ड से होता है, जो एक्स्ट्रा हमारा ग्रुप वाला प्रेजेंस होता है, वो डबल ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा इफेक्टिव होता है। एंड डबल ट्रिपल बॉन्ड उतना ज्यादा कंसिडरेट नहीं करते हम लोग, कंसिडर स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये जो है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद टू सम एक्सटेंट ये भी होगा, तो ये सेकंड होगा, और ये जो चीज है ये लीस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ रहा है एक sp3 उसमें। ठीक है, तो वो एक अनस्टेबल कंपाउंड हो रहा है कंपैरेटिवली इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगर हमने आपके ऑर्डर भी याद करा होगा इंडक्टिव इफेक्ट का, तो जो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है वो एंड में ही आता है। ठीक है, तो क्लियरली जो ये है ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर ये होगा, और फिर ये होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा ऑर्डर है वो होगा HOH, फिर होगा ROH, फिर होगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ दिस। ओके, अब हम बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारे एनसीईआरटी में भी एक्चुअली डिस्कस किया है। ठीक है, लेकिन उन्होंने उतना विगरसली उसे डिस्कस नहीं करा है, लेकिन यहाँ क्योंकि उन्होंने यहाँ पर पूछा है तो हम कर रहे हैं उसको सॉल्व। ओके, तो क्वेश्चन बोल रहा है 38th क्वेश्चन, नेम द एंजाइम्स
and write the reactions involved in preparation of ethanol from sucrose by fermentation। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पर है इस 38th क्वेश्चन में हम स्टार्ट कर रहे हैं सुक्रोज के साथ। ऑलराइट, और सुक्रोज के साथ स्टार्ट करने के बाद हम बेसिकली बना दे रहे हैं उसको एथेनॉल। बीच में जो हो रहा है वो हो रहा है फर्मेंटेशन। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है जैसा मैंने लिखा है, इट इज अ मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, तो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में बेसिकली अब ये होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा बायोलॉजी साइड में जाएं, मतलब केमिस्ट्री भी है इसमें, बट ज्यादातर बायोलॉजी वाले फॉर सम रीजन इनको ज्यादा अच्छे से याद रखते हैं, जहां तक मैंने देखा है। तो जो हमारा सुक्रोज है ना, बेसिकली जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो कैसे होता है, तो पहले क्या होता है कि हमारा जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर ग्लूकोज जो है वो जाके कन्वर्ट होता है एथेनॉल में। अब तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें याद रखना है कि कौन सा रिएजेंट सुक्रोज को ग्लूकोज बना रहा है और कौन सा रिएजेंट ग्लूकोज को एथेनॉल बना रहा है। ठीक है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में देयर आर टू इंपॉर्टेंट स्टेप्स। एक है जब सुक्रोज ग्लूकोज बन जाता है, और दूसरा जब वो जो ग्लूकोज है वो एथेनॉल बन जाता है। अब सुक्रोज ग्लूकोज कब बनता है और ग्लूकोज एथेनॉल किस एंजाइम के प्रेजेंस में बनता है, वो याद रखने वाली चीज है। तो बेसिकली सुक्रोज ग्लूकोज बनता है, दो दो एंजाइम्स कर सकते हैं ये चीज। ठीक है, या तो एक एंजाइम है जिसका नाम है इन्वर्टेस। ठीक है, इन्वर्टेस है, या फिर दूसरा एंजाइम का नाम बेसिकली है, दूसरे एंजाइम का नाम है सुक्रेस। ये ज्यादा इजियर है क्योंकि ये सुक्रोज से रिलेटेड इसका नेम है, सुक्रोज, सुक्रेस, सुक्रेस, यस सुक्रेज ही बोलते हैं इसके। ठीक है, तो सुक्रेस और इन्वर्टेज दोनों में से तुम एक यूज करोगे। ठीक है, तो तुम्हारा जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं एक एंजाइम जिसका नाम है जाइमेज। ठीक है, जिसका नाम क्या है, जाइमेज है। तो ओवरऑल फर्मेंटेशन यही है कि सुक्रोज इन्वर्टेज या सुक्रेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज जाइमेज के प्रेजेंस में एथेनॉल बन जाता है। अब लकी बात यह है कि तुम्हें इन्वर्टेज और जाइमेज के स्ट्रक्चर याद नहीं रखने, तो रिएक्शन लिखने में हम बेसिकली क्या करेंगे, हम ले लेंगे सीधा सुक्रोज को। ठीक है, अब सुक्रोज रहता है C11H22O11। ठीक है, और ये बन जाता है हाई वाटर इन द प्रेजेंस, और चलो मैं अभी खाली सुक्रेज लिख रहा हूं। ठीक है, तुम सुक्रेज भी यूज कर सकते हो, इन्वर्टेज भी यूज कर सकते हो। ये बनेगा C6H12O6 और C6H12O6। ओके, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हम देखेंगे, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में तुम देखोगे बेसिकली कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज एक्चुअली तुम्हें दो कंपाउंड देता है, एक तुम्हें देता है ग्लूकोज, दूसरा तुम्हें देता है वो फ्रक्टोज। ठीक है, तो दोनों ग्लूकोज नहीं है, एक ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज है। ओके, अब तुम क्या करोगे, अब तुम ले लोगे उस ग्लूकोज को। ठीक है, अब तुम उस ग्लूकोज को ले लोगे और उस ग्लूकोज को जाइमेज के प्रेजेंस में तुम उसको बना दोगे एथेनॉल, जो कि है CH3CH2OH, और इसी के साथ आता है हमारा CO2 बाहर। अब ये तुम बैलेंस कर लेना, रिएक्शन बैलेंस तो नहीं है बट ओवरऑल रिएक्शन यही है। ठीक है, सो दिस विल गिव मी एथेनॉल एंड वी स्टार्टेड ऑफ विथ सुक्रोज। So this is the reaction that happens. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे अगर हम बात करें
तो क्वेश्चन नंबर 39 बेसिकली बोल रहा है कि हाउ कैन प्रोपेन टू ओन बी कन्वर्टेड इनटू टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो तुम्हारे पास है प्रोपेन टू ओन। अब ये यहां स्क्रॉल कर लेना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 39, you are starting with propane 2-ol, which is this. Okay, and in the end you want a tertiary butyl alcohol, which is this. तो वो पूछ रहा है कि तुम इस रिएक्शन से ये कैसे बना सकते हो। अब देखो, अगर तुम इसको रेड्यूस करते, है ना, अगर तुम इसे रेड्यूस करते डायरेक्ट, रिडक्शन वुड गिव, सॉरी वुड की स्पेलिंग गलत है, रिएक्शन वुड गिव 2 डिग्री अल्कोहल, सॉरी रिडक्शन वुड गिव 2 डिग्री अल्कोहल, लेकिन हमें चाहिए एक 3 डिग्री अल्कोहल। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम एक कार्बन का काउंट बढ़ा रहे हैं, राइट। नाउ वी आर इंक्रीजिंग अ कार्बन काउंट ओवर हियर, नंबर ऑफ कार्बन्स has increased by 1, number of carbons has increased by 1। तो ये करने के लिए, नंबर ऑफ कार्बन्स को इंक्रीज करने के लिए बाय 1 हम ऐड कर देंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। ठीक है, मतलब वी मस्ट हैव यूज्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वी मस्ट हैव यूज्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो ये लॉजिक हमने डेवलप कर दिया इस रिएक्शन के लिए। कैसा लॉजिक डेवलप करा है हमने देखा प्रोपेन टू ओन है, उसको टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रोपेन टू ओन को डायरेक्टली रिड्यूस करेंगे तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, लेकिन हमें चाहिए 3 डिग्री अल्कोहल। मतलब एक कार्बन बढ़ा है, एक कार्बन बढ़ा है मतलब कुछ एडिशन हुआ होगा, और एडिशन खाली होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ठीक है, अब एक ही कार्बन क्योंकि बढ़ा है, तो मैं बोल रहा हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा CH3MgBr। Cl भी हो सकता है, X होता है, लेकिन जनरली हम MgBr CHX MgBr टाइप बात करते हैं, RMgBr, तो मैं MgBr लिखा है। ओके, सो दिस इज द रिएजेंट दैट विल बी यूज्ड ओवर हियर। ओके, अब रिएक्शन लिख लेते हैं फटाफट। तो हमारे पास क्या है, प्रोपेन टू ओन बेसिकली जो कि है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ले रहे हैं CH3MgBr। ठीक है, जो कि बेसिकली क्या देता है, CH3 माइनस देता है। ओके, क्योंकि ये जब डिसोसिएट होता है तो ये देता है CH3 माइनस प्लस MgBr प्लस। अब ये जो CH3 माइनस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इधर फिर, तो CH3 माइनस जो है वो जाता है यहां लगता है, ये होता है, और ये ऐड हो रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, फिर ये बेसिकली बना देता है ये और O माइनस के साथ। अब जो हमारा ये कंपाउंड है इस पे तुम वाटर डाल दो, और ये बेसिकली बन जाएगा ये, जो कि क्या है मेरा, जो कि है मेरा टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल है। ठीक है, तो ऐसे ही हम टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल को बना सकते हैं यूजिंग प्रोपेन टू ओन। ओके, तो आज हम यहां पर स्टॉप करते हैं इस लेक्चर पे, एंड नेक्स्ट लेक्चर पे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 40। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर we will continue from question number 40। ओके, एंड आई होप आपको इजी लग रहा है। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ठीक है, बस आपको एसिडिक स्ट्रेंथ वाला ज्यादातर पूछते हैं इस चैप्टर से, एंड फ्यू रिएक्शंस पे मैं आपको हेल्प करा। एसिडिक स्ट्रेंथ देखो आपने पिछले 2 लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करे हैं वो, तो आई रियली होप कि अगर आगे का कुछ आए, ठीक है, तो हम उसे फटाफट कवर कर लेंगे। आगे का 40 से अगला देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर मैचिंग टाइप और असर्शन रीजन एंड
जो हमारे लॉन्ग आंसर टाइप है ये हम डिस्कस कर लेंगे उसके लेक्चर में या उसके बाद वाले लेक्चर में। ओके एवरीवन, तो पढ़ाई करते रहिए एंड इट इज अ वेरी इजी टॉपिक, बस समझिए क्या हो रहा है, अपने आप सब हो जाएगा। ओके, ओके एवरीवन, थैंक यू।